हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? पर हैंड रेज कर दो। पहले ये बता दो, पांचों क्लासेस ले ली ना आपने सबने? समझ में आ गई कि सबको? ठीक है, साथ साथ एमसीक्यू करते जाओ ना। आप तो 5-6 दिन हो गए क्लास में, एमसीक्यू की बुक आ जानी चाहिए आपके पास में, और नहीं आए तो वो आपकी गलती है। ठीक है, एमसीक्यू की बुक नहीं आएगी तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन क्लास के दौरान समझ में आ जाएगा। बाद में बाद में आपको जब तक एमसीक्यू नहीं करोगे तो खुद को जज कैसे करोगे कि मैंने एमसीक्यू सही करे या नहीं करे? ठीक है, एमसीक्यू की बुक मेरे हिसाब से सबके पास में आ जानी चाहिए। नहीं आई है तो वो आपकी गलती है। ठीक है, आ जाइए। कहाँ तक पहुंच गए थे हम सेक्शन 39 हमने कंप्लीट कर लिया था, और सेक्शन 40 भी हमारे 48 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 47 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं मानती हूँ थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी के घर में नहीं घुस सकते, फिर हमने बोला था अरेस्ट हाउ मेड, आप अननेसेसरी रेस्ट्रेन नहीं कर सकते, किसी वुमेन को टच नहीं कर सकते यदि महिला पुलिस ऑफिसर नहीं है जब तक। ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल। फिर मैंने बोला था आपको ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है, यदि आप किसी को अरेस्ट करके लेकर आ रहे हो तो आप क्या करोगे। एक ABC, अक्यूरेट, विजिबल और सी। ठीक है, पूरा क्लियर आइडेंटिफिकेशन रखोगे। एक मेमोरेंडम साइन होगा, या तो आप उसके घर वाले साइन करेंगे, या एक रिस्पेक्टेबल मेंबर साइन करेगा। काउंटर साइन होगा किसके द्वारा? काउंटर साइन होगा जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके द्वारा। ठीक है, और नियर फ्रेंड और रिलेटिव्स को क्या दिया जाएगा? इन्फॉर्मेशन देने का उसको अधिकार होगा। तो सेम टू सेम सेक्शन बात करता है, सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 48 सेम सेम बात करता है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर, क्या लिखा हुआ है एक सेकंड, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, पूरे सेक्शन सीरियल नंबर याद करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं आपको चीजें समझा सकती हूँ, लेकिन आपको सीरियल नंबर मुझे भी याद नहीं है। क्योंकि मैं अभी याद करूंगी तो मैं भूल जाऊंगी। मैं भी एग्जाम के टाइम पे ही याद करूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे माइंड में है कि कौन सा चैप्टर कौन से नंबर तक है। सबसे पहले आपका काम यही है, आपको ये याद रखना है कि जो चैप्टर है, जितने भी चैप्टर है, 39 चैप्टर है, तो कौन से चैप्टर का कौन सा सीरियल नंबर है। सबसे पहले आप 3 दिन में, मुझे मुझे नहीं पता, 3 दिन का आपको टाइम दे रही हूँ। 3 दिन में आपका यही काम है कि कौन सा चैप्टर कौन से सेक्शन से कौन शुरू होता है, कौन से सेक्शन पे खत्म होता है। पूरे चैप्टर के आपको नाम याद होने चाहिए। जैसे चैप्टर के नाम याद हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बीएनएसएस आपके माइंड में फिट होता जाएगा कि कौन सा चैप्टर चार्ज के बाद में क्या लिखा हुआ है, कोर्ट का कॉग्निजेंस, पूरे स्टेप बाय स्टेप ही चैप्टर है। पावर ऑफ कोर्ट्स लिखी है। फिर यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट लिखा हुआ है। फिर अरेस्ट के बाद में कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, सारा सीरियल नंबर है। आप लोगों को मैं 3 दिन का बहुत अच्छा टाइम दे रही हूँ। 3 दिन के अंदर आपको सारे चैप्टर्स के तो नाम याद हो जाने चाहिए, 5 है ना। और सिर्फ सेक्शन नंबर याद नहीं करना आपको, नाम याद नहीं करना सेक्शन का। आपका काम यही है कि चैप्टर कौन सा नंबर का चैप्टर कौन सा है, और कौन से सेक्शन से शुरू होता है, कौन से सेक्शन पे खत्म होता है। अभी 3 दिन में आप यही काम करोगे, बाकी धीरे धीरे अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देख, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अन्य व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है इस संहिता के अंदर किसको इंफॉर्मेशन देगा? सच अरेस्ट एंड प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू एनी ऑफ हिज रिलेटिव, फ्रेंड और सच अदर पर्सन एज मे बी डिस्क्लोज्ड और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। मान लो कि आप किसी को अरेस्ट करके लेकर जा रहे हो, यदि नियर फ्रेंड रिलेटिव्स नहीं था उस टाइम, तो आप अरेस्ट करके लेकर आओगे तो इट इज द ड्यूटी ऑफ योर्स, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसके नियर फ्रेंड रिलेटिव्स या किसी भी अदर व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए मोहन को अरेस्ट करके लिया, कोई भी अदर व्यक्ति जिसे मोहन बोलता है कि इसको इन्फॉर्म करो, तो आपको सबसे पहले इसको इन्फॉर्म, ये बहुत मैंडेटरी प्रोविजन, बहुत ज्यादा मैंडेटरी प्रोविजन। फिर देखिए, फिर मैंने कहा कब इन्फॉर्म करना जाएगा उसको? जैसे ही पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, वैसे ही जो पुलिस ऑफिसर है, अभी यहाँ पे शब्द सुनेंगे अपन, पुलिस ऑफिसर, फिर धीरे धीरे आपके शब्द कन्वर्ट होते जाएंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो जो पुलिस ऑफिसर है जैसे ही पुलिस स्टेशन में घुसता है, वैसे ही उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और यही बात खत्म नहीं होती, क्या इसको एंट्री करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है कि आप, कितना बड़ा प्रोविजन है। आप ये सोचो कि यदि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर आ रहे हो तो सबसे पहले इन्फॉर्म करोगे उसके नियर फ्रेंड रिलेटिव्स या जिस भी व्यक्ति को उस व्यक्ति ने नॉमिनेट किया है कि आप इसको इन्फॉर्मेशन दो। ये कब करोगे? जैसे ही पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा, सबसे पहला काम आपका यही है कि आप इन्फॉर्म करो।
इन्फॉर्म करने के साथ साथ आपको एक एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एन एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म, किस व्यक्ति को इन्फॉर्म किया गया। आपको पुलिस स्टेशन में एक कुछ रखी होगी बुक सी, उसमें आपको जैसे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि भाई इस बुक में लिखना है, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सबसे पहले जब मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे ना उसको, मजिस्ट्रेट यही पूछेगा आपसे कि तूने रिकॉर्ड किया या नहीं रिकॉर्ड किया। तो it shall be the duty of the magistrate before whom such person is arrested to produce, satisfy himself the requirement have been complied or not। ठीक है, मैंने ये बोला, आपको समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था, सिंपल से सेक्शन है। देखो बीएनएसएस के हार्ड प्रोविजन अब डायरेक्ट चार्ज में आएंगे, ये सब सिंपल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब डायरेक्ट जब चार्ज पढ़ेंगे ना, तब थोड़ा सा बीएनएसएस ऊपर लेवल पे पहुंचेगा चार्ज। मतलब इवन दो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर भी इतना हार्ड नहीं है, चैप्टर दिखता है आपको, चैप्टर 13 दिखेगा आज के जमाने में, पहले चैप्टर सेकंड 12 था 154 से 176, वो बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, जो हार्ड चैप्टर आएगा वो सिर्फ अब चार्ज आएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सिंपल प्रोविजन, बस माइंड में आप स्टेप चलते रहो। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर आया तो सबसे पहले पुलिस वाला गुस्से ही क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म करने के बाद में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैंने इन्फॉर्म किसको किया, और जिस भी मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को लेकर जाया जाएगा, वो मजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा क्या इस सेक्शन की कंप्लाइंस कर दी गई है या नहीं कर दी। खत्म। सेक्शन नंबर 49। अब देखिए, सेक्शन नंबर 49 इज अ नॉर्मल सेक्शन, ना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बस जनरली आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए कि सेक्शन 49 बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। क्या लिखा हुआ है, मान लो कि कुल, अब देखो खुद सोचो, जेल के अंदर घुस रहा है वो व्यक्ति, फिर क्या होगा, आप उस व्यक्ति की अरेस्ट करो, सर्च करोगे। क्या क्या सर्च करोगे, आप क्या लेकर आया है, क्या बंदूक, बंदूक तो नहीं है उसके पास में, उसने क्या जैसे कुछ छुपा तो नहीं रखा है, जूते वूते सब चीजों की क्या करोगे, सर्च करोगे। देखो, अ पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ बेल, मतलब एक व्यक्ति जिसे नॉन बेलेबल वारंट में अरेस्ट किया गया है, और वन हु कैन नॉट फर्निश बेल मे बी सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट। ठीक है, आप किसी व्यक्ति को वारंट के साथ लेकर आ रहे हो, जिसमें जिसको लाइक नॉन बेलेबल वारंट है, जिसमें बेल नहीं दी जानी चाहिए, और बेलेबल भी है लेकिन वो बेल नहीं दे रहा है। मतलब आप खुद सोचो, आपको लगेगा कि मैम ऐसे कैसे याद करेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है या बेलेबल ऑफेंस है। आप खुद सोचो, जेल में कब रखोगे, एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब बेल पे रिलीज नहीं करना, बेल तो मजिस्ट्रेट देगा। ठीक है, तो मतलब उसको कस्टडी में रखना पड़ेगा, और एक ऐसा ऑफेंस जो बेलेबल है लेकिन वो बेल देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो भी तो उसको जेल से बाहर नहीं भेजोगे ना, उसको कस्टडी में रखना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि उसकी उन व्यक्तियों की क्या की जाएगी, सर्च की जाएगी। क्या की जाएगी, उन व्यक्तियों की सर्च की जाएगी। फिर क्या लिखा हुआ है, if a person is arrested without a warrant or by a private individual under a warrant and cannot legally be entitled to bail or unable to furnish bail तो ऑफिसर, तो कुल मिला के यहाँ पे सारे ऑफेंस आ गए हैं जिसके अंदर उसे बेल पे रिलीज नहीं किया जा रहा है, या बेल के लिए वो सक्षम है, एंटाइटल है, लेकिन वो बेल नहीं दे पा रहा है। तो कुल मिला के आपके माइंड में ये हो गया, मतलब वो पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जा पा रहा है। क्योंकि यदि एक बार पुलिस स्टेशन में, आप लोग यही ध्यान रखना, कभी भी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट वरेस्ट होने में फंसना मत, क्योंकि एक बार घुसना, जैसे मान लीजिए एक बार तुम घुस गए ना, तो वो क्या है, आप उसको पैसे दे, मतलब रिश्वत विश्वत की भी बात नहीं है, लेकिन आप कहीं फंस रहे हो ना, तो सबसे पहले आप यही सोचो कि पुलिस स्टेशन में मत घुस जाओ। क्योंकि एक बार आप घुस गए ना, तो अब आप मुंह से लड़के नहीं बाहर निकल सकते। यदि उसने मान लीजिए कोई एंट्री कर दी ना, तो अब आपका पूरा प्रोसीजर ही होगा बाहर निकलने का, ऐसे नहीं निकल पाओगे आपकी, यार अब पटा रहे हो उसको, ऐसा नहीं। बाहर पटा लो, पुलिस स्टेशन के बाहर पटा लो, पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए आप, अरेस्ट वरेस्ट कर लिया, तो आप सिंपल तरीके से नहीं निकलोगे, या तो मजिस्ट्रेट निकालेगा या बेल पे निकलोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति जिसको बेल मिल रही है और बेल नहीं दे पा रहा, और वह व्यक्ति जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हुआ है, क्या होगी, उसकी सर्च होगी। सर्च होगी, सारे आर्टिकल्स लेकिन ऑफकोर्स जो अंदर के कपड़े हैं, एक्सेप्ट नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स फाउंड ड्यूरिंग द सर्च आर टू बी प्लेस्ड इन सेफ कस्टडी। सारे आर्टिकल्स एक्सेप्ट जो कपड़े बहुत जरूरी है पहनने के लिए, उसके अलावा उसकी सारी चीजों को कस्टडी में रखा जाए। और इसकी रिसिप्ट दी जाएगी कि भाई तेरे यहाँ से ये चीजें हमको मिली, ये चीजें हमने सीज करी है। तो अ रिसिप्ट ऑफ एनी सीज्ड आर्टिकल मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द अरेस्टेड पर्सन इफ द अरेस्टेड पर्सन इज फीमेल। द सर्च मस्ट बी कंडक्टेड बाय अनदर फीमेल एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट रिगार्ड ऑफ डिसेंसी। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट सेक्शन, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं।
कि यदि अरेस्ट करके लेकर आया तो सबसे पहले इन्फॉर्म करो, और फिर सर्च करेंगे उस अरेस्टेड, तभी तो जेल के अंदर घुसेड़ोगे उसको, उसके कस्टडी के अंदर सर्च करोगे उसको, सारी चीजों को उसकी एक वो बना दोगे, सेफ कस्टडी में रख दोगे, जो सारी चीजें, मान लो सोने की चैन पहन रखी है, कान के पहन रखे हैं, ब्ला पहन रखा है, लिपकाना पहन रखा है, वो सब चीजें रख लोगे, लेकिन एक्सेप्ट नेसेसरी वियरिंग अपैरल को तो छोड़ दोगे, ठीक है, और उसको एक रिसिप्ट बना के दे दोगे, और यदि फीमेल है तो डिसेंसी का ध्यान रखा जाए। फिर मान लो उसके पास बंदूक बंदूक मिल जाए, ये भी तो वो चीजें हो सकती है, ऑफेंसिव वेपन। तो खुद सोचो, आप ये खुद सोचो कि मान लो उसके पास में बंदूक मिला, चाकू मिला, धारदार कोई चीज मिली, तो पुलिस वाला भी रख के क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देगा, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। आया है वो नॉर्मल कपड़े वपड़े जो कान वान के सोने वोने के पहन रखे थे, वो तो चलो उसको रिसिप्ट बना के दे दिया, लेकिन आपके पास में ये भी तो स्थिति हो सकती है कि ऑफेंसिव वेपन्स मिल जाए, तो आ जाइए ऑफेंसिव वेपन्स में क्या होगा। तो देखिए कि द पुलिस ऑफिसर और कोई अदर पर्सन, अभी अपन को सबको पता है अदर पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं, और क्या है ना, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में क्या कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है। तो इन्होंने कहा द पुलिस ऑफिसर और कोई भी अन्य व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है इस संहिता के अंदर, इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन which he has about his person, and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest required by this संहिता to produce the person arrested। मैंने क्या कहा, ना ही पुलिस वाला रखेगा, पुलिस वाला क्यों रखेगा, पुलिस वाला क्यों रखेगा, और ना ही मान लीजिए प्राइवेट पर्सन ने भी अरेस्ट किया तो प्राइवेट पर्सन जल्दी से पुलिस वाले को दे देगा, और पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। जिस व्यक्ति के, जिस कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना है ना वेपन, सब पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में व्यक्ति आ गया है, फिर हमको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जिस भी कोर्ट के सामने उसे प्रोड्यूस किया जाना है, चाहे इन फ्यूचर चाहे अभी, उसके सामने सारे ऑफेंसिव वेपन को क्या कर देंगे, भिजवा देंगे। एक बार हैंड रेस करो, समझा, समझ में, पुलिस कस्टडी में भी नहीं रखते ऑफेंसिव वेपन्स, उस कोर्ट को भिजवा देंगे जिसमें, जिस कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को वो किया जाना है, प्रस्तुत किया जाना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया कि आप क्या करोगे, मान लो आप पुलिस ऑफिसर तो नहीं बोलेंगे, आप तो जज बनने जा रहे हो, पुलिस ऑफिसर थोड़ी, मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, उसको ऑफेंसिव वेपन मिल जाता है, ठीक है, धारदार, तो क्या पुलिस स्टेशन में रख देगा, क्या नहीं, पुलिस स्टेशन में नहीं रखेगा, उस कोर्ट के सामने भिजवा देगा जिस कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। अब डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एग्जाम का बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर का, कि डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्या कहा, तो क्या कहा था देख लो, कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें यही गई थी, मतलब कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं ना अपन, टीवी में देखते हैं कि इसको मार रहा है उसको मार रहा है, ठीक है, तो डीके वासु वर्सेस वेस्ट बंगाल में कहा था कि ये जो कस्टोडियल वायलेंस है, या आप पुलिस जो क्रॉस वायलेंस कर रही है ना, ये ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट के खिलाफ, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हो तो इल विल ट्रीटमेंट नहीं दोगे, उसको इल विल ट्रीटमेंट नहीं दोगे, टॉर्चर नहीं करोगे। यदि आप किसी गाइडलाइंस का वायलेशन करते हो तो पुलिस वाले सरकार के बिहाफ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पुलिस वाले पर्सनली लाइबल होंगे, ठीक है। आप पुलिस वाला, जैसे मान लो पुलिस वाला मान लो मोहन को मार रहा है, ठीक है, तो इसने कहा डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल में कि है तो तू पुलिस वाला, तू है तो पब्लिक ऑफिसर, लेकिन तू यदि इस गाइडलाइंस का वायलेशन करेगा, यू आर पर्सनली लाइबल। फिर अरेस्ट मेमो प्रिपेयर किया जाएगा, ये सब अपन को पता ही है, अरेस्ट मेमो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, साइन होगा अरेस्टेड पर्सन के द्वारा, विटनेसेस के द्वारा। आप प्रेफर करोगे कि फैमिली मेंबर ही साइन करे, तीसरा आदमी नहीं साइन करे, फैमिली मेंबर। और ये सब सेक्शन जो अपन ऑलरेडी पढ़ के आए, अरेस्टेड पर्सन के पास में अधिकार है कि वो अपने फ्रेंड, रिलेटिव या वेल विशर को अरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे। फिर अरेस्टेड पर्सन के पास में अधिकार है, मैंने बोला आपको कि जैसे, अब देखो, जैसे आप अरेस्टेड पर्सन को लाए गए, सबसे पहले आपने क्या करा, फ्रेंड, नियर रिलेटिव को कॉल लगाया। दूसरा, अरेस्टेड पर्सन को लाके क्या करा, चीजों को सीज करा, जो भी सर्च कर रहे थे ना उसके आसपास, उसके पास में जो चीजें मिल रही है उसको सीज करा। तीसरा, अपन ने अरेस्टेड पर्सन के साथ क्या करा, ऑफेंसिव वेपन्स का सीज करा, ऑफेंसिव वेपन्स है उसको सीज करा। फिर मैंने क्या बोला, अभी जेल में डाला नहीं है उसको, बाहर ही बैठा हुआ है। इसके बाद में उसका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या होता है उसका, मेडिकल एग्जामिनेशन। हर अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, हर ये अधिकार है। तो देखो यहाँ लिखा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा। मजिस्ट्रेट ये कंप्लायंस, ये इंश्योर करेगा कि जो भी सारी कंप्लायंस थी वो कंप्लीट हो गई है क्या, सारी चीजें, टाइम, डेट, रीजन, सब चीजें आप पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड करके रखोगे, ठीक है। और नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं है।
हमने क्या पढ़ा, डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो सेक्शन हम पढ़ के आए ना वो सी 3-4 सेक्शन तो हम यही पढ़ के आए कि अरेस्टेड पर्सन को आप अरेस्ट करोगे तो एक्यूरेट विजिबल को नहीं, आप एक मेमो बनाओगे और ध्यान रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्टली आप प्रेफरेबली उसके रिलेटिव, उसके जो नियर रिलेटिव है उससे ही साइन करो। एक्सेप्शनल केस में आप थर्ड पर्सन से साइन करवा सकते हो। और हमने क्या पढ़ा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओगे अरेस्टेड पर्सन का। और हमने क्या करा, यदि आप वायलेशन करते हो पुलिस वाला तो पुलिस वाला पर्सनली लाइबल है। यदि आप इन चीजों का, आप उसको इल विल ट्रीटमेंट नहीं दोगे, टॉर्चर नहीं करोगे, सब चीजों को प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखो। तो ये डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहा था। अब देखो, मैं अब पूरा बीएनएसएस बिल्कुल स्टेप बाय चलता है, सेक्शन ऊपर से नीचे नहीं हिलते हुए दिखेंगे आपको, मैं सही बता रही हूँ। मैं सेक्शन नंबर 51, अभी देखो पुलिस के उसको अंदर अपन ने कस्टडी में नहीं डाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन। मैंने समझ, एक बार हैंड रेस करो। सब चीजें स्टेप बाय चल रही है। मेडिकल एग्जामिनेशन, अभी जेल के अंदर घुसाया नहीं है अपन ने उसको, वो जो होती है जो लोहे की क्या बोलते हैं उसको, जो भी है उसके अंदर घुसाया नहीं। अब आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन देखो, ये राइट है, ये बहुत अच्छा अधिकार है मेडिकल एग्जामिनेशन का, आपको याद करना है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है कि भाई उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है किसी भी सर्कमस्टांसेस, और रीजनेबल ग्राउंड है, दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्सन विल अफोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल। देखो ये अधिकार नहीं, 53 अधिकार है, ये एक ऐसा, ये एक नॉर्मल अधिकार है, समझो। 3 तरीके के आप मेडिकल, 4 तरीके के मेडिकल एग्जामिनेशन देखो। कौन कौन से मेडिकल एग्जामिनेशन देखोगे आप, जो जो इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई अरेस्टेड पर्सन है तो आप किस तरीके के मेडिकल एग्जामिनेशन देखो। मान लीजिए कि आप एक ऑफिसर इंचार्ज हो, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति अक्यूज है किसका, रेप का, तो इसका एग्जामिनेशन थोड़ा अलग दिखेगा, दिखेगा ना, रेप अक्यूज का एग्जामिनेशन, ठीक है। एक रेप अक्यूज का एग्जामिनेशन होगा, तो रेप विक्टिम का भी एग्जामिनेशन दिखेगा आपको। भाई जब अक्यूज का एग्जामिनेशन होगा तो रेप विक्टिम का भी एग्जामिनेशन दिखेगा, ये दूसरा एग्जामिनेशन। तीसरा एग्जामिनेशन जो मैंने आपको एज अ राइट बताया, तीसरा एग्जामिनेशन जो है कि हर व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये अधिकार है, ये किसका अधिकार है, जैसे मान लो मोहन को अरेस्ट किया जा रहा है तो मोहन का मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही उसको अंदर डालेंगे, एक ये एग्जामिनेशन दिखेगा आपको। और एक और कौन सा एग्जामिनेशन दिखेगा, मान लो किसी अदर केसेस में ऑफिसर इंचार्ज को लगता है कि मुझे इससे एविडेंस मिलेंगे, मुझे इससे एविडेंस मिलेंगे, जैसे मान लो नार्को एनालिसिस, कुछ भी एनालिसिस करवाना है अलग से, ये वाले के अलग से। एक बार हैंड रेस करो, मैंने कहा जिससे लगता है ऑफिसर इंचार्ज को कि मुझे क्या मिलेगा, इसके एग्जामिनेशन से एविडेंस मिलेंगे। 4 तरीके की चीजें देखी। एक तो जनरल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन जो हर अरेस्टेड पर्सन का हो। एक एग्जामिनेशन जिसपे इंचार्ज पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मुझे आई विल गेट द एविडेंसेस। यदि मैं इसका एग्जामिनेशन कराऊंगा, लाइक ब्लड का एग्जामिनेशन कराऊंगा, इसका सीवन का एग्जामिनेशन कराऊंगा, इसके कुक का, कुछ किसी का भी एग्जाम, डीएनए का एग्जामिनेशन, कुछ भी एग्जामिनेशन कराऊंगा, इससे मुझे क्या मिलेंगे, एविडेंस है। तो ये स्पेशल एग्जामिनेशन टाइप सा हुआ तुम्हारे। एक रेप अक्यूज का एग्जामिनेशन दिखेगा और एक रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन दिखेगा। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि यार कितने सारे एग्जामिनेशन कौन कौन सा है। तो 53 में स्पेशल वाला एग्जामिनेशन 51 है। देखो, एग्जामिनेशन अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये मैंडेटरी वाला एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा, ये उस एग्जामिनेशन की बात कर रहा है व्हेन द पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई कि भाई यदि मैं इसका एग्जामिनेशन करवाऊंगा मुझे क्या मिलेंगे, एविडेंसेस मिलेंगे। तो देखिए कि when a person is arrested on charge of committing an offense of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances, सिंपल सा कि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है और ऑफेंस कमिट होने के लिए, या एलेज टू कमिट, दो चीजें आप यहाँ पे फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों देखोगे कि एक व्यक्ति को एक ऑफेंस कमिट करने के लिए अरेस्ट किया जा रहा है या एक व्यक्ति को कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, लाइक अभी आशंका है कि किया है नहीं किया है, उसके लिए अरेस्ट किया जा रहा है। एंड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offense। यहाँ पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि यदि मैं इसका एविडेंस, इसका लाइक एग्जामिनेशन करवाऊंगा तो इट विल गिव एविडेंसेस देगा और एज टू द कमीशन ऑफ द ऑफिस। तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अभी सब पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे,
RMP स्पेशल लोग बोला है यहाँ पे, स्पेशल आदमी बोला है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the fact and use such force as is reasonably necessary for the purpose. मतलब वो फोर्स भी यूज कर सकता है, मतलब वो नहीं करवाया ना तो फोर्स भी यूज कर सकता है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल शैल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल RMP, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो 53 में अपन को कुछ भी नहीं, सिंपल सा अपन ने पढ़ा कि यदि यदि किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यदि मैं इसका एग्जामिनेशन कराऊंगा तो मुझे इससे एविडेंस मिलेंगे, दूसरी चीज कौन करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, नॉर्मल आदमी नहीं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, किसकी रिक्वेस्ट पे, पुलिस वाले की रिक्वेस्ट पे, और फोर्स यूज कर सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और उसको क्या दे देगा, रिपोर्ट दे देगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि ये है, खत्म। अब एग्जामिनेशन में सब ये कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एग्जामिनेशन इंक्लूड्स स्वेट, हेयर सैंपल, ब्लड स्टेन, फिंगर नेल, कुछ भी, सारी चीजें, DNA प्रोफाइलिंग, कुछ भी एग्जामिनेशन लिखा हो, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ लोग एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम समझदार आदमी है, हमारे को सब चीजें पढ़नी है। आपके बेरेक्ट में जो भी लिखा हुआ है वो सब चीजें पढ़ोगे तो प्री अच्छे से क्लियर करो, प्री कुछ भी नहीं, मेंस भी इवन तो कुछ भी नहीं, ठीक है, मेंस भी कुछ भी नहीं है। आपको यदि बेरेक्ट रटा हुआ है, मतलब BNSS CPC, इसके लिए आपको बुक की लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट CPC के 9 से लेकर 11 तक के सेक्शन। इसके अलावा आप हर चीज का आंसर बेरेक्ट से दे सकते हो, एक्सेप्ट जो केस लॉज है उनके बारे में नहीं बोल रही, लेकिन हर चीज का आंसर बेरेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। यदि आपने बेरेक्ट का इंटरप्रिटेशन करना समझ लिया तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं, ठीक है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है, ये भी तो पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बोलोगे कि यार हमारे में बेरेक्ट में नहीं लिखा था, ये लिखा है ना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लिखा है, चेंज हो चुका है, पहले 1971 लिखा हुआ करता था, इन्होंने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन चेंज कर दी। क्या लिखा है, RMP मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possess any medical qualification recognized under नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। रट ले वो, इसको क्यों भूलना है आपको, क्यों ऐसा सोचना है कि हमें पता नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में जो रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, एंड हुज नेम हैज एंटर्ड इन नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर अंडर से। क्या बोला हमने, हमने बोला कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्वालिफाइड है, रिकॉग्नाइज्ड है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, ठीक है, और जिसका नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में मेंशन है। एक बार हैंड रेज करो, याद होगी, याद करो, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में जिसका नाम जो रिकॉग्नाइज्ड है, क्वालिफाइड है, और जिसका नाम या तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर में लिखा है या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में लिखा है, तो पूछ लो तो आंसर दे दो ना, लिखा है ना आपके बेरेक्ट में, किसी ने बाहर से तो कुछ पूछा नहीं। अब आपके सामने ये सब चीजें आपको पता ही होगा। देखो आर्टिकल, ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये चीजें क्या सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है क्या, ये चीजें क्या सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, तो बहुत सारे 2-3 केस आपको दिख जाएंगे, ये तीनों केस रट लो। रटना भी क्या है मैं बता ही देती हूँ। नंदिनी सतपथी, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू घाट में क्या कहा था, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है अंदर की चीजें, मतलब समझना, एक आज आज के टाइम पे चीज कंफर्म कर लो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है अंदर की चीजें निकलवाना। लेकिन आप नाखून का टेस्ट कर रहे हो, इट इज नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक बार हैंड रेज करो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन सब जानते हो क्या होता है, आर्टिकल 23 का क्या बोलता है, नो अक्यूज शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। याद है खुशप्रीत, जिसको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, यस मैम। सकती हूँ। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 बोलता है कि नो अक्यूज, अक्यूज लिखा है वहां पे, नो अक्यूज शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करवा सकते। तो अभी आप बोल रहे हो सेक्शन नंबर 51 में कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो, और यहाँ पे ये भी लिखा कि फोर्स यूज कर सकते हो, तो इज इट वायलेशन ऑफ अंडर ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो भाई ये स्टेट बहुत सारी जगहों पे ये बोला है कि भाई सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है अंदर की चीजें नहीं उगलवा सकते, लेकिन DNA टेस्ट कोई अंदर की चीजें हैं क्या, है सीमन का टेस्ट, ब्लड का टेस्ट, ब्लड स्ट्रेन का टेस्ट, ये तो बाहर की चीजें है ना। एक बार सब हैंड रेज करो, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे, माइंड में सबके आएगा ये क्वेश्चन कि ये तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन है। अब किसी को यदि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नहीं बता तो मैं बता देती हूँ,
आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी अक्यूज को अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, वो चुप रह सकता है। तो इसके अंदर अंदर की चीजें आती, मेरी बात सुनिए, इसके अंदर क्यों बाहर की चीजें आएंगी? तो यही लिखा हुआ है कि इसलिए लिखना जरूरी था, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हो, इज इट नॉट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 3? तो द अक्यूज्ड इज, देखो क्या लिखा है, द अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, it is the duty of the prosecution to establish his guilt, so no man is bound to accuse himself। देखो समझ लो, ये तो जनरल रूल लिखिए 20। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटीका लोग रट ले रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए रट लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं, अब मन लोगों के मन में डाउट होता है कि मैम हमें सारे सेक्शन याद हो जाते हैं, हमें केस लॉ याद नहीं होते, याद करवा रही हूँ ना, करो ना इसको। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटीका लोग, ये केस ऐसे है जिसको जो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। ये केस ऐसे नहीं है, मैं ना आपको करंट वाले जजमेंट भी याद नहीं करवा रही, लेटेस्ट जजमेंट भी याद नहीं करवा रही। ये केस ऐसे हैं जो सब जगह लिखने पड़ेंगे आपको, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटीकालू इन्होंने कहा, साफ साफ बोल दिया इसने, द ऑब्टेनिंग ऑफ एविडेंस बाय मेडिकली एग्जामिन्ड ऑफ द अक्यूज इज नॉट वायलेटिव अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। नंदिनी सतपति, जैसे ये इसको नंदिनी सतपति या पीएल दानी, आपको केस लिख लो, याद कर लो, बस सिंपल से याद कर लो, इतना बड़ा अपन को याद करने की जरूरत नहीं है कि यदि आप अक्यूज की कंसेंट से कर रहे हो तो सही है। और सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका भी आपको रटना है, ये सब आपको मैं मानती हूँ पता होगा, आप लॉ के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आप अक्यूज की परमिशन से कर सकते हो, अक्यूज यदि सहमति दे देता है तो भी ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन नहीं है। देखो इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाए। इन्होंने कहा ये सब चीजें तुम तभी कर सकते हो जब अक्यूज की कंसेंट ली गई हो। यदि अक्यूज की कंसेंट के बिना आप ये कर रहे हो तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का क्या है, उल्लंघन है। लेकिन ये सब चीजें किस पे अप्लाई नहीं होती, अभी सुनाया ना मैंने, अंदर की चीजों पे अप्लाई होता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, थंब इम्प्रेशन पे अप्लाई नहीं होता, सिग्नेचर्स पे अप्लाई नहीं होता, ब्लड स्पेसिमेंस पे अप्लाई नहीं होता। एक बार हैंड रेज कर दो, आराम से लिख दोगे ना, आपके सामने मेंस में क्वेश्चन आएगा कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हो पुलिस ऑफिसर की, इज इट नॉट, इज इट और नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आपके सामने इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वही मुंह खोल के बोल दो, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटिकालू घाट या सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इन्होंने कहा कि भारी चीजों पे अप्लाई नहीं होता, थंब इम्प्रेशन वगैरह पे, ये अंदर की चीजों की, अंदर से कुछ चीजें उगलवा रहे हो तो वो चीजें गलत है। अभी मैंने समझाया दो तरीके के एग्जामिनेशन होती, चार तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं, चार तरीके में एक तुमने पढ़ा एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब तुम पढ़ोगे अक्यूज्ड, रेप अक्यूज्ड और रेप विक्टिम। तो सेक्शन 184 हम यही पढ़ लेंगे, पीछे के चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसको कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? कंपैरिजन के साथ। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे नोट्स लिए हैं और जिनको नहीं पता कि इसको कंपैरिजन के साथ पढ़ा जाता है, वो बच्चे यही बोलते हैं कि मैम आपने सेक्शन 84 184 नहीं लिखा नोट्स में, क्योंकि उन्होंने नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, सेक्शन 52 रेप अक्यूज के एग्जामिनेशन की बात करता है, और सेक्शन 184 जो इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है, वो इसमें से सेक्शन 184 अपन ने निकाल लिया, 184 रेप विक्टिम के बारे में। आपका भी, आप लोगों ने मूवीज देखी होगी, रेप विक्टिम की कंसेंट के बिना आप उसका एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो। ध्यान रखोगे, रेप विक्टिम की कंसेंट के बिना या उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना आप उसका एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। एक चीज ये ध्यान चाहिए। दूसरी चीज, तो आप मेरे को बताओ, क्या रेप अक्यूज का आप एग्जामिनेशन विदाउट उसकी कंसेंट कर सकते हो क्या? कोई भी बताओ, निकिता, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? करो, बताओ भाई, रेप अक्यूज का कर सकते हो क्या उसकी कंसेंट के बिना? कर सकते हो? यस मैम। ठीक है, ध्यान से रखना, कंपैरिजन का मतलब इसलिए कंपैरिजन सिखा रही हूं मैं। रेप अक्यूज का विदाउट उसकी कंसेंट कर सकते हो, फोर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन रेप विक्टिम का विदाउट इस कंसेंट नहीं कर सकते, विदाउट हर कंसेंट नहीं कर सकते, या उसके माता पिता की कंसेंट नहीं कर सकते। फिर ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी सब चीजें सिमिलर दिखेगी। फिर और चीजें क्या दिखेगी आपको कि जैसे मान लो, क्यों रेप विक्टिम का मेंटल और फिजिकली चीजें लिखते कि मेंटली डिसऑर्डर, मेंटली सही है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है, यदि नहीं भी पता तो समझो, जैसे ही रेप
क्या हो जाता है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर वाली महिला है, या मान लीजिए 18 साल से छोटी महिला है, तो ये अग्रावेटेड वर्जन ऑफ रेप हो जाता है। पता है या नहीं पता है? तो हमेशा जब रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो ये लिखते हैं कि उम्र कितनी है महिला की। भाई सोचो, उम्र लिखेंगे तो मतलब यदि 18 साल से छोटी महिला की उम्र 18 साल से छोटा लिखते हैं, तो सजा, आपकी सजा हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें कम्यूटेशन भी नहीं होता है। और 18 साल से बड़ी है तो इस, ठीक है, आपका कम्यूटेशन हो सकता है। और ये लिखते हैं कि कब कमेंस हुआ रेप, मतलब कब कमेंस हुई रिपोर्ट और कब खत्म हुई। क्यों लिखते हैं ऐसा, आप खुद सोचो। कि मान लो किसी महिला का रेप हुआ है, तो जैसे ही महिला का रेप हुआ, तो उन कितना टाइम था। भाई महिला की चीजें भी तो एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो रेप होने में और रिपोर्ट बनने में कितना टाइम था, तो चीजें, भाई बहुत चीजें डाइल्यूट नहीं हो जाएगी, तो इसलिए भी लिखते हैं कि भाई ये एग्जामिनेशन कब कमेंस हुआ, कब इसका कंक्लूजन हुआ। ठीक है। और इसकी मेंटल क्षमता कितनी है वो लिख दिया जाता है। ये लिखा जाता है कि किस मटेरियल से आप मतलब चीजों को चेक कर रहे हो। वुमेन की एज, मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, आ जाइए। हमने पढ़ा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऊपर वाले में अब यहाँ देखते हैं कौन सा मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है, कितने घंटे में करता है। आज कि दोनों चीजें मैंने अभी यही बोला है, पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों चलेगा। एक व्यक्ति जिसने रेप कमिट किया है, ठीक है, जिसपे रेप का चार्ज लगा है, और एक व्यक्ति जिसपे लाइक ये चार्ज लगा है कि इसने अटेम्प्ट टू कमिट रेप किया है। दोनों चीजें। कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन, देखो एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज, रट लो, ये 52 है, ये 184 है। यहाँ पे रेप अक्यूज का एग्जामिनेशन है या रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन। कि यदि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है कि उसने रेप कमिट किया है, या उसने अटेम्प्ट टू कमिट रेप किया है, और रीजनेबल ग्राउंड है कि एग्जामिनेशन से एविडेंस अफोर्ड होंगी, इट शैल बी लॉफुल फॉर आरएमपी। और कौन सा आरएमपी, ऊपर क्या लिखा था आरएमपी, आरएमपी सिंपल आरएमपी, यहाँ पे कौन सा आरएमपी आ जाइए। कि आरएमपी एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, एंड इन सच एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर, in the absence of such a practitioner within the radius of 16 kilometer from the place where the offense of committed by any other RMP। याद कर लो मैंने क्या बोला, कि सबसे पहले एक कोई भी लोकल जगह का, जो भी लोकल जगह का प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आरएमपी है वो करेगा। यदि वो आरएमपी उपलब्ध नहीं है, तो विद इन 16 किलोमीटर, उस प्लेस से विद इन 60 किलोमीटर कोई भी अदर आरएमपी, कोई भी अदर आरएमपी, तो आपको याद, कोई भी अदर आरएमपी क्या करेगा, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे एनी पुलिस ऑफिसर है, ऊपर भी एनी पुलिस, मेक सच एग्जामिनेशन एंड टू यूज सच फोर्स एज इज reasonably necessary फॉर दैट पर्पस। उसको जितना सही लगता है उतना फोर्स यूज कर लेगा। पूरा 16 किलोमीटर रट लेना है आपको, बोल्ड कर रखा है, मतलब याद करना है। मैंने क्या बोला, कि यदि किसी व्यक्ति ने रेप कमिट का चार्ज लगा है, या रेप अटेम्प्ट टू कमिट का चार्ज लगा है, और पुलिस वाले को लगता है कि मुझे ये एविडेंस देगा इसका, यदि मैं एग्जामिनेशन करवाऊंगा, तो इन सच सर्कमस्टांसेस वो कोई भी आरएमपी, जो नियरेस्ट आरएमपी होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी पब्लिक हॉस्पिटल का, जब नहीं है, तो 16 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी अदर आरएमपी क्या कर सकता है, उसका रेप अक्यूज का मतलब जिसपे चार्ज लगा है, मैं मानती हूँ नहीं पता आपको, रेप अक्यूज जिसपे चार्ज लगा है उसका क्या कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है। और जितना फोर्स यूज कर सकता है वो कर सकता है, जितना उसको एग्जामिनेशन करने में जितना नेसेसरी है उतना फोर्स यूज कर सकता है। फिर क्या क्या लिखेगा, नेम एड्रेस लिखेगा अक्यूज का, कौन लेकर आया था, एज लिखेगा अक्यूज की, भाई एज लिखना भी तो जरूरी है, एज लिखेगा। मार्क्स ऑफ इंजरी, पता है क्यों मार्क्स ऑफ इंजरी लिखते हैं, आप खुद सोचो, रेप अक्यूज की मार्क्स ऑफ इंजरी इसलिए लिखते हैं कि महिला ने कितना रेस्ट्रेंड किया था। ठीक है, ये शर्म वरम की कोई भी बात नहीं, ये सब चीजें एक्चुअल में होती है, कभी मूवी देख लेना आप, ठीक है, ऐसे इनसे रिलेटेड वहां पे चलता है बिल्कुल डायरेक्ट भाई। अब पता तो चले ना कि भाई मार्क और इंजरी क्या है उसके अक्यूज पे, तो ये चीजें ये डिसाइड करती है कि महिला की कंसेंट थी या नहीं कंसेंट थी। तो मार्क और इंजरी, ठीक है। क्या मटेरियल लिए गए हैं, डीएनए वीएनए लिया गया है या अदर मटेरियल, कब कमेंस हुआ था और कब कंप्लीट हुआ था, ये भी लिखना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड मेडिकल, आप एक सेक्शन याद कर लो, रट लो, एक मैंने आपको पहले भी याद करवाया था, 222, 193 के 3 में क्या जाती है, एफआर, फाइनल रिपोर्ट जाती है। तो ये रट ले रहा है आपको, पहले 173 हुआ करता था, 173 का 6, अब 193 का 3 हो गया है। मैंने क्या कहा, ये जो रिपोर्ट बनेगी ना, ये क्या जाएगी, फाइनल रिपोर्ट जाएगी। मतलब क्या होता है, पुलिस वाला थोड़ी केस डिसाइड करेगा, पुलिस वाला तो मजिस्ट्रेट को भेजेगा, तो पुलिस वाला अपनी रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेजेगा ना, उसका ये भी एक हिस्सा होगा। एक बार हैंड रेस करो, हमने क्या करा, मेडिकल एक्यूज, रेप अक्यूज, ठीक है, रेप अक्यूज में हमने क्या पढ़ा, नियरेस्ट,
नहीं तो 16 किलोमीटर। फिर हमने क्या पढ़ा, एज मच एज फोर्स कैन यूज, आप उस चीज को करने के लिए कितनी फोर्स यूज कर सकते हो, कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा क्या क्या लिखेगा, कमेंसमेंट कब हुआ, मार्क इंजरी क्या थी, कौन पर्सन अक्यूज है, नाम रेजिडेंस क्या है, कौन लेकर आया था उसको, एज क्या है उसकी, ये सब चीजें लिखोगे। सेम चीजें अपन यहाँ भी लिखते हैं लेकिन फोर्स यूज नहीं करेंगे, और कौन सा व्यक्ति करेगा वो देख लेते हैं आज। यदि ड्यूरिंग द स्टेज किसी महिला पे ऐसा हुआ है कि भाई उसके साथ में रेप हुआ है या अटेम्प्ट टू कमिट रेप हुआ है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, it is proposed to get the person of the woman with whom is rape is alleged attempted examined by the registered medical practitioner employed in a hospital run by government or local authority and the absence of any यहाँ पे 16 किलोमीटर वाला प्रोविजन नहीं है, इसलिए सामने इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ पे 16 किलोमीटर वाला प्रोविजन है, यहाँ पे 16 किलोमीटर वाला प्रोविजन नहीं है। इन्होंने कहा कि यदि किसी महिला के साथ रेप कमिट हुआ है, ऐसा चार्ज लगा है किसी व्यक्ति पे, या अटेम्प्ट टू कमिट रेप हुआ है, तो आरएमपी, जो नियरेस्ट आरएमपी, लोकल पुलिस, लोकल जगह का या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वो नहीं तो कोई अदर आरएमपी क्या कर देगा, उस महिला की कंसेंट से, कंसेंट यहाँ पे देखो फोर्स है, यहाँ पे लिखा है उस महिला की कंसेंट से, या कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई भी अन्य व्यक्ति जिसकी कंसेंट ली जा सकती है, क्या करेगा, उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेज देगा विद इन 24 आवर्स विदाउट डिले, ठीक है, ताकि उसका एग्जामिनेशन किया जा सके। अब देखो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज ऑफ द वुमेन, वो यहाँ भी थी, एज ऑफ द अक्यूज, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नेम एड्रेस ऑफ द वुमेन, कौन लाया, वो सेम नेम एड्रेस ऑफ द अक्यूज कौन लाया वो लिखा जाएगा। क्या मटेरियल लिया गया, वो यहाँ भी लिखा होगा मटेरियल लिया गया। मार्क ऑफ इंजरी, यहाँ भी लिखा है मार्क ऑफ इंजरी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ वुमेन, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि डिसेबल वुमेन के साथ आप करते हो तो अग्रावेटेड रेप हो जाता है, आपकी पनिशमेंट ज्यादा होती है। तो जनरल मेंटल कंडीशन वो आप यहाँ नहीं देखोगे। अदर मटेरियल वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर मटेरियल द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन ऑफ कंक्लूजन राइट, क्या कंक्लूजन आया, हर रीजन लिखने पड़ेंगे कंक्लूजन। फिर क्या वुमेन की कंसेंट ली गई है या नहीं ली गई है, मैंने समझाया ना, ये स्पेशल चीज आई ना यहाँ पे कि वुमेन की कंसेंट लेना जरूरी है। तो वुमेन की कंसेंट ली गई है या किसकी कंसेंट ली गई है वो लिखना जरूरी है, कब कमेंस हुआ, कब कंप्लीट हुआ, ये सब चीजें। तो तीन चार चीजें अपन ने यहाँ पे तीन चार चीजें एक्स्ट्रा लिखी, एक्स्ट्रा देखी। वहां पे 16 किलोमीटर वाला प्रोविजन था, यहाँ 16 किलोमीटर वाला प्रोविजन नहीं। वहां पे फोर्स यूज कर सकते थे, यहाँ वुमेन की कंसेंट लेना जरूरी है, किसी अन्य व्यक्ति की कंसेंट लेना जरूरी है। यहाँ पे मेंटल कंडीशन लिखी है आपने वुमेन की, लिखना जरूरी है। और यहाँ पे मैंने कंक्लूजन भी लिखा है, कंक्लूजन हुआ है तो हर कंक्लूजन का रीजन, ठीक है। एक बार हैंड रेज करो, एग्जाम में लिख दोगे, कुछ भी नहीं है कंपैरिजन में, यहाँ ये सेम है, ये सेम है। अब एक आ जाओ, और ये भी 193 के 6, 193 का 6 बोल रही हूँ, जो भी है देख लेना, ठीक है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ पे देखो विद इन पीरियड ऑफ 7 days फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी 193 का पार्ट बना लेगा, बस कुछ भी नहीं, आपको याद रखना। और ये भी लिखा हुआ है कि यदि आप विदाउट कंसेंट करते हो, देखो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन और एनी पर्सन कॉम्पिटेंट। भाई यदि आपको कंसेंट लेनी है तो कंसेंट लेनी ही है, कंसेंट लेनी ही है आपको, अदरवाइज या लॉफुल नहीं होगा एग्जामिनेशन। अब 53 पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हम, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर स्पेशल वाला एग्जामिनेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, याद करवाया मैंने। 52 रेप अक्यूज, फिर 184 रेप विक्टिम। अब मैंने बोला अधिकार वाला आ जाएगा, ये नॉर्मल वाला एग्जामिनेशन आ जाएगा, कौन आएगा, तो यहाँ पे दिखेगा कि आपको आरएमपी, आरएमपी दिखेगा, लेकिन पहले आरएमपी नहीं दिखी, आरएमपी स्पेशल केसेस में दिखता है। आ जाओ, तो यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो वहां पे एक मेडिकल ऑफिसर होते होंगे, जेल वेल में, मैं मानती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर, और यदि मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो आरएमपी। एक बार हैंड रेस करो। अभी अपन 3 स्टेजेस में, क्योंकि स्पेशल चीजें चल रही थी ना स्पेशल चीजें, निकिता, अनुभूति, खुशप्रीत, तो वहां पे अपन को दिख रहा था रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये नॉर्मल है, जेल में कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने आरएमपी को नहीं बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला मेडिकल ऑफिसर, और यदि मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर फिर यदि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि एक से ज्यादा एग्जामिनेशन होना चाहिए तो वो भी करवा सकते हैं, या आरएमपी को उसको लगता है मेडिकल ऑफिसर को कि एक से ज्यादा एग्जामिनेशन होना चाहिए तो वो भी करवा सकते हैं।
फिर अगेन की थी महिला फीमेल है तो एग्जामिनेशन फीमेल मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति में की जाएगी। यदि फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की उपस्थिति में की जाएगी। सब चीजें लिख देंगे, क्या इंजरी है, क्या मार्क ऑफ वायलेंस है, ठीक है, और इस इंजरी और मार्क ऑफ वायलेंस को कितना टाइम बीत चुका है, और रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसको दे देगा, अरेस्टेड पर्सन को भी दे देगा। अधिकार है देखो, अरेस्टेड पर्सन को भी मिलती है यहाँ पे, अरेस्टेड पर्सन को दे देगा या किसी अन्य व्यक्ति को जिसने अरेस्टेड पर्सन को क्या किया है, जिसने अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया है। बिल्कुल 4 एग्जामिनेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सिंपल सिंपल थे, बस एक चीज आपको याद रखनी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पाए जा रहे थे अपन को ऊपर 3 में, बाकी में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक बार हैंड रेस कर दो, 4 एग्जामिनेशन, ऊपर वाला स्पेशल एग्जामिनेशन, लास्ट वाला जनरल एग्जामिनेशन, और बीच वाला रेप अक्यूज और रेप विक्टिम के एग्जामिनेशन। अब आ जाओ मैम ये जो 53 वाली है ना, ये मैंडेटरी होती है क्या, इवन दो अगर वो राइट हर एक्सरसाइज हर नहीं हर करते? व्यक्ति या अक्यूज पर्सन का अधिकार है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, शेल लिखा है ना, शेल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुम, यहाँ पे तुम देखोगे कि जब उनको रीजनेबल ग्राउंड लगता है, दिख रहा है, जब रीजनेबल ग्राउंड लगता है, यहाँ देखो क्या लिखता है, वेर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग। समझ में आ गया ना सबको, ये नीचे वाला अधिकार है, ये आपको करवाना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को अरेस्ट वो किया जाता है मेडिकल। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, छोड़ के मत जाना। इस चैप्टर पे कहाँ से शुरू हुए थे हम, चैप्टर का नाम पढ़े थे अरेस्ट, कौन से चैप्टर का नाम पढ़े थे हमने, अरेस्ट पढ़ा कि अरेस्ट। फिर हमने पढ़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस में कब अरेस्ट किया जा सकता है, फिर हमने पढ़ा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कब अरेस्ट किया जा सकता है, फिर हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े जो मेंस में आते हैं कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, फिर हमने पढ़ा मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है विद इन हिज जुरिडिक्शन, फिर हमने पढ़ा कि आर्म्ड फोर्स के डिजर्टर को, आप आर्म्ड फोर्स के व्यक्तियों को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, फिर हमने पढ़ा अरेस्ट हाउ मेड, घर वर तोड़ सकते हो, फिर हमने पढ़ा कि सर्च कैसे की जाएगी। ठीक है, सर्च करने से पहले हमने नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट वाला सेक्शन पढ़ा, क्योंकि अब देखो सारे सेक्शन ऐसे चल रहे हैं कि हम उसको अरेस्ट करके लेकर आ रहे हैं। फिर हम पुलिस वाले के पुलिस स्टेशन में घुस गए, तो पुलिस स्टेशन में हमने क्या करा, फोन करने वाला पढ़ा, फिर हमने फोन करने के बाद में सर्च ऑफ अ स्टेट पर्सन पढ़ा, फिर सर्च करने के बाद में हमने सर्च ऑफ ऑफेंसिव सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन पढ़ा, फिर सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन के बाद में हमने 4 तरीके के एग्जामिनेशन पढ़े। ठीक है, क्योंकि 4 तरीके के एग्जामिनेशन होंगे। अब क्या होगा, तो आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ तो चल रहा ही होगा। अब देखो, अब देखो खुद कुछ नहीं चल रहा, सब स्टेज वाइज चल रहा है, एक व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर आया गया है। तो अभी अपन जब सेक्शन 9 की बात करते हैं, अभी कौन सा सेक्शन हो गया है, कोई बताएगा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 9, 7। सेक्शन 7 हो गया है। ठीक है, तो इसको अपन जब भी कभी आप आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करते हो, किसकी, देखो क्या होता है, EISR, या मत मान इतना दिमाग नहीं लगा, चलो। सेक्शन 9 में बात की जाती है इंडियन एविडेंस एक्ट की, यदि कोई चीज किसी चीज को सपोर्ट करती है, किसी चीज को रिबर्ट करती है, किसी चीज को लाइक मतलब चीजों को आइडेंटिफाई करती है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को, तो अपन वो क्या है, वो चीजें रेलिवेंट है, याद है सबको, मैं मानती हूँ चीजें याद होगी EISR करके। ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कभी भी आपके पास में वो आपसे पूछा जाए व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन परेड, तो आपको सेक्शन 9 जिसमें लिखना है, सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट में था, सेक्शन 7 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। देखो एक्सप्लेन, मैं बोल रही थी ना, EISR, यदि कोई चीज किसी चीज को एक्सप्लेन करती है, I मतलब इंट्रोड्यूस करती है, S मतलब सपोर्ट करती है, और R मतलब रिवर्ट करती है, 4 चीजें ये लिखी हुई है, और किसी चीज की आइडेंटिटी को स्टेब्लिश करती है, या किसी चीज का टाइम और प्लेस फिक्स करती है, तो क्या है, ये सारी चीजें रेलिवेंट है। क्या चीजें, ये सारी चीजें रेलिवेंट है, ये सेक्शन 7 बोलता है। EISR किसी चीज की आइडेंटिटी, भाई किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी, तो आइडेंटिफिकेशन परेड जब आपके सामने आएगी, तो आइडेंटिफिकेशन परेड में आपको सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट लिखना है, सेक्शन 54 मानते हैं, सेक्शन 54, पहले ये 54A हुआ करता था, सेक्शन 54 भारतीय साक्ष्य, ये BNSS लिखना है। देखिए कुछ नहीं है, मान लीजिए एक जगह पे अरेस्टेड पर्सन आ गया है, लेकिन कोई डाउट है कि भाई वाकई अरेस्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, मतलब जरूरत है आइडेंटिफाई कराने की, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर बोलता है कोर्ट को कि भाई मुझे इसको आइडेंटिफाई करवाना है, क्या करवाना है, आइडेंटिफाई करवाना है। जैसे मान लो मैंने बोला कि सर एक व्यक्ति है जो 6 फुट का है व्यक्ति है, वो थोड़ा सा कलर उसका डार्क है, ठीक है, उसके बाल थोड़े से ऐसे ऐसे हैं, उस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है।
ठीक है, अब 5-6 व्यक्तियों को पुलिस वाले लेकर आ गए और मैं क्या करूँ उसको आइडेंटिफाई, एम नहीं आइडेंटिफाई करूंगी, पुलिस वाला रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से। ठीक है, तो देखो कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय अनदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन में अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज। अब ये देखो ऑफिसर इंचार्ज, अभी तक हम एनी पुलिस ऑफिसर पढ़ रहे थे, एनी पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे किसकी रिक्वेस्ट है, कोर्ट है, तो मतलब आपको हायरार्की लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं एनी पुलिस ऑफिसर जाके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर देगा, ऑफिसर इंचार्ज रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि सर प्लीज डायरेक्ट करो कि अक्यूज पर्सन टू अंडरगो आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और मैंने आपको हर जगह बीएनएसएस में ये चीजें लिखनी है कि यदि मेंटली फिजिकली डिसेबल है तो हमेशा मजिस्ट्रेट की सुपरविजन नहीं है, लेकिन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मैंने आपको ये रटवा दिया है। आपको कहीं भी मेंटली फिजिकली डिसेबल शब्द दिखे तो वहां को आपको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का जिक्र करना है। एक बार एंट्रेस करो, मैंने कुछ नहीं कहा कि यदि फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ द पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई कि अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो भाई तू मत कर, तू मुंह बंद रख, तू कोर्ट से परमिशन लिया, कोर्ट डायरेक्ट करेगा, कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि भाई इस अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो सेक्शन 54 आपको आइडेंटिफिकेशन परेड में भी लिखना पड़ेगा। सेक्शन 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, एनी पर्सन हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट वारंट ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक द अरेस्ट एन ऑर्डर इन राइटिंग। कोई भी व्यक्ति जैसे मान लो, ये कुछ भी नहीं है सेक्शन, लेकिन एक जनरल प्रोविजन है, जैसे मान लो कि मान लीजिए कि मैं अरेस्ट करके लेकर आई, या मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर अरेस्ट करके लेकर आया, ठीक है, और अरेस्ट करने की जिम्मेदारी थी ऑफिसर इंचार्ज की, तो हम दोनों अरेस्ट करके लेकर आए तो हम इसको दे देंगे कि ले भाई ये हम अरेस्ट करके लेकर आ गए। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट सेक्शन यही लिखा है कि प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है, मान लीजिए यहाँ पे निकिता दिख रही है, निकिता की जिम्मेदारी है अरेस्ट करके लाने की, लेकिन निकिता ने खुशप्रीत और सानिया को भेजा कि जाकर मान लो पारुल को अरेस्ट करके लेकर आ जाओ, तो ये दोनों क्या करेंगे, अरेस्ट करके इसको पकड़ा देंगे, और तो कुछ करेंगे नहीं। ये तो करेंगे अरेस्ट करके रखेंगे, थोड़ी खाना वाना थोड़ी खिलाएंगे। तो इन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति, यदि कोई मान लीजिए पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करता है कि ताकि तुम अरेस्ट करके लेकर आओ, तो ये लोग क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे उस ऑफिसर को जिसने कहा था अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 56। पहले सेक्शन 55 हुआ करता था, जब आपके पास में रजिस्टर ये अरेस्टेड पर्सन के अधिकार है, तो यदि आप जेल की निगरानी में हो, किसी भी व्यक्ति की निगरानी में हो, तो वो आप उसकी जिम्मेदारी हो, आपका ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एन अक्यूज पर्सन, जो कस्टोडियन है अक्यूज का, वो इंश्योर करेगा रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो सेक्शन 57, यहाँ पे बात है विदाउट वारंट। लिख लो अपने बेयर एक्ट में, नोट्स में कहीं भी, मैंने डिस्पैच तो करा दिए, आप लोगों के नोट्स देख लेना, जिसको कराने थे मैंने सबके नोट्स डिस्पैच करा दिए। ठीक है, नहीं हुए तो मुझे मैसेज कर देना कि यदि किसी अरेस्टेड पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट, किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट, एक बार हैंड रेस करो, रट लो, लिख लो यहाँ पे विदाउट वारंट, देखो लिखो सब लोग यहाँ पे विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, विदाउट वारंट। ठीक है, रट लो, यहाँ पे इस चैप्टर में लिखा विदाउट वारंट अरेस्ट करके लाया जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करके लेकर जाया जाएगा, तो आप उसको अननेसेसरी डिले के साथ में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, यदि किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करके लाया जा रहा है, अनटिल अनलेस बेल के प्रोविजन हो, आप क्या करोगे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करोगे। कब प्रस्तुत करोगे, 24 घंटे के भीतर। कितने भीतर, भीतर 24 घंटे के भीतर, भीतर 24 घंटे में लाना ले जाना, लाइक ट्रेवलिंग का टाइम इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो, ये प्री में आ सकता है, मेंस में कोई नहीं पूछेगा। जो भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एसडीएम को बताना कि हम किन किन व्यक्तियों को विदाउट वारंट अरेस्ट करके लेकर आए हैं। ठीक है, और अभी सिखाया मैंने कि आप जाकर कभी भी अरेस्ट होने की कोशिश मत करना, मजे मजे में भी। ठीक है, क्योंकि यदि आप एक बार अरेस्ट हो गए ना, या तो आप बेल पे निकलोगे, या बॉन्ड पे निकलोगे, या कोर्ट का ऑर्डर, अदरवाइज मुंह बंद करके जेल में बंद रहोगे। देखो क्या लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो यदि कभी भी आपके अरेस्ट होने की सिचुएशन आए, तो मतलब चीजों को मैनेज करने की कोशिश करना, ओवर कॉन्फिडेंस में दो, या तो आप बेल पे छूटोगे, या आप बॉन्ड पे छूटोगे, या आप कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर पे ही छूटोगे, अदरवाइज आप जेल के अंदर ही बंद हो। ठीक है,
यदि कोई व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको संपूर्ण भारत में कहीं भी अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोई अदर अरेस्ट नहीं किया जाएगा इस संहिता में जब तक कि इन संहिता के स्ट्रिक्टली प्रोविजंस को आप क्या नहीं कर लोगे, मतलब स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर लोगे। तो नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट एज पर संहिता और एप्लीकेबल लॉज। इसके अलावा आप एवे अरेस्ट नहीं कर सकते। एक बार हैंड रेज करो। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत सिंपल और अच्छा चैप्टर था। इसके अंदर से बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। कब प्राइवेट पर्सन, ये सब लिख देखो। अब बोलते हो मैम मेंस के क्वेश्चन क्या है, मैं बता देती हूँ। कब पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। कब नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट वारंट में अरेस्ट किया जा सकता है। यदि पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट करे तो कौन से सेक्शन में लिखा है कि 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना है, सेक्शन 57 में, ठीक है। कब एक व्यक्ति प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, क्या मेडिकल एग्जामिनेशन है, क्या फोर्स यूज किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, बस यही छोटे छोटे सेक्शन है। क्या मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, तो आपको मैंने सिखाया था विद इन ज्यूरिडिक्शन मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। बाकी अपन ये 63 अब मतलब अच्छे सेक्शन स्टार्ट हो गए। अगेन सिंपल है बीएनएसएस, आपके जो हार्ड सेक्शन स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे 4। बाकी ऐसे स्मूथ चले, ठीक है। बाकी क्लास एक बार कल कंटिन्यू कर लेते, बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब मैं सोचती हूँ 9:30, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये अपन कल कर लेंगे, ठीक है। सो